तो चलिए आज हम जानते हैं कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन यानी कि क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं लैब में, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में। डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए कि क्या होता है स्टरलाइजेशन। तो पहले जानते हैं कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो जो इसका एम होता है, द एम ऑफ स्टरलाइजेशन इनटू रिमूव और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सरफेस में, बॉडी सरफेस में, उसको रिमूव करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, यानी कि किल करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि स्टरलाइजेशन क्या होता है उसको जानते हैं। तो इट इज प्रोसेस ऑफ विच आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री फ्री ऑफ सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इज द वेजिटेटिव और स्पोर, जो कि बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरसेस, यानी कि स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी सरफेस और मीडियम में, किसी सरफेस या मीडियम से और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं। जैसे हो गया हमारा बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इस सबको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस सब से हम उसको फ्री करते हैं सरफेस से, बॉडी सरफेस से और मीडियम से, तो उसको हम स्टरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद डिसइंफेक्शन क्या होता है उसको जानते हैं। It means the destruction of all pathogens and organism capable of producing infection but not kill the spores, यानी कि डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन ये होता है जिसमें हमारे जो पैथोजेंस है और ऑर्गेनिजम्स है वो कितना केपेबल होता है डिसइंफेक्शन में, जितना कि हम उसमें किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसइंफेक्शन में भी किल करता है, बट जो इन्फेक्शन रहता है उसको पूरी तरह से किल नहीं कर पाता, जो कि स्पोर्स, जैसे स्पोर्स है उसको किल नहीं कर पाता है पूरी तरह से, बस उसका नंबर कम कर देता है। स्पोर्स का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ स्पोर्स, उसको कम कर देता है। उसके बाद आगे जानते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म में बी नॉट बी किल्ड बट द नंबर ऑफ reduced that is no longer harmful the health, यानी कि जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता हेल्थ के लिए, वैसे बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है ज्यादा देर तक। यह क्या बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म में बी नॉट किल, यानी कि सभी प्रकार का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल नहीं कर पाता है, नंबर ऑफ रिड्यूस बट नो लॉन्गर हार्मफुल द हेल्थ, यानी कि जो लंबे समय तक उसको हार्म नहीं, उसका बोले पहले ही, जो उसको स्पोर्स टाइप से होता है उसका नंबर कम कर देता है, जो कि लंबे समय तक हमें हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी को, हमारे हेल्थ को। उसके बाद हम जानते हैं यूज ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, यानी कि क्या यूज है स्टरलाइजेशन का, डिसइंफेक्शन का, कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि इसकी यूज कहाँ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में, जो कंटामिनेट होता है उससे बचाने के लिए, उसके सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लैब में जितने सारे यह क्या बोले, स्टरलाइजेशन एंड मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, यानी कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम लोग जितने सारे इक्विपमेंट्स और मटेरियल यूज करते हैं उसको, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसमें यूज करते हैं स्टरलाइजेशन का और डिसइंफेक्शन का। उसके बाद फॉर मीडिया एंड रिएजेंट फॉर यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि जो वही मीडिया को माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग यूज करते हैं, मीडिया यूज करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं, उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, उसको बचाने के लिए और उसको स्टरलाइज करने के लिए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। हम आगे ये भी बताएंगे कि इसमें स्टरलाइजेशन में क्या यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन में क्या यूज करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आप लोग जल्दबाजी ना करें, उसके बाद सारा समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं फूड इन एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम कंटामिनेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जैसे कि बताएं कि फूड इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ताकि जो कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म से सेफ्टी देता है, यानी कि उससे बचाता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो आगे हम चलिए जानते हैं कि और क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे, हम एक एक करके पूरा डिटेल जानेंगे तो हमारे साथ। तो चलिए हम आगे जानते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स आर substance chemical that can be applied on living tissue to prevent infection by inhibiting the growth of a microorganism, यानी कि एंटीसेप्टिक होता है जो कि लिविंग, यानी कि जो लिविंग टिश्यू होता है उससे उसको बचाता है, यानी कि एंटीसेप्टिक, यानी कि प्रोटेक्शन करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन होता है लिविंग टिश्यू में उससे प्रोटेक्ट करता है एंटीसेप्टिक। और जो होता है डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो एंटी माइक्रोबियल है,
यानी कि एंटी माइक्रोबियल है, जो कि सरफेस में अप्लाई करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई करते हैं, जैसे डेस्क हो गया, हमारा पीडी मतलब हमारा लैब में होता है डेस्क हो गया, उस सब में यूज करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट जो कि डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेट आर लिविंग ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल इसको बोलते हैं, जो कि अप्लाई करते हैं सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। और जो हमारा एंटीसेप्टिक हुआ उसको लिविंग टिश्यू में हम लोग यूज करते हैं। ये एंटीसेप्टिक है, केमिकल होता है जो कि हम लोग टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। उसके बाद हम आइए आगे जानते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि कितने तरह का कितना मेथड होता है उसको स्टेरिलाइजेशन करने का, उसको जानते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो देखते हैं इसका बहुत सारा मेथड होता है। द वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन आर डिजाइन टू किल रेजिस्टेंट स्पोर्स। तो जानते हैं इसका दो मेथड होता है, फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। तो हमने दो मेथड होता है, फिजिकल और केमिकल। तो हम चलिए जानते हैं कि फिजिकल मेथड क्या होता है। हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड क्या होता है। उसमें हम लोग आते हैं साइनलाइट। साइनलाइट होता है, उसमें क्या होता है, नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये नेचुरल मेथड है सनलाइट। एक्टिव डिसइंफेक्शन एक्सपर्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट यूवी रेस, यानी कि जो सनलाइट है वो नेचुरल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जो कि हम जिसमें डिसइंफेक्शन करता है सनलाइट से, जो कि यूवी रेस के थ्रू। उसके बाद हम आगे जानते हैं हीट। इसके आगे जानते हैं हीट। हीट में हमारा बहुत टाइप होता है, एक ड्राई हीट होता है, उसके अंदर आता है फ्लेमिंग, उसके बाद आता है इंसरेशन, यानी कि फ्लेमिंग कैसे, हीट ओवर फाइव टिल दे बिकम रेड हॉट, यानी कि जो हमने बर्नल यूज किया उसके ऊपर जो रेड जलता है उसमें हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि फोर्सेप हो गया, कल्चर ट्यूब ओपन माउथ हो गया, जो कल्चर का ट्यूब होता है उसको। उसके बाद ग्लास स्लाइड हो गया, स्पेचुला हो गया, उसमें हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं, फ्लेमिंग में सबसे ऊपर में जो रेड जलता है उसमें। उसके बाद आता है हमारा इंसरेशन। इंसरेशन किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू ओपन फ्लेम्स आर बर्न्ड एंड किल्ड, यानी कि जो जिसमें नीला रेड जलने के बाद फिर से नीला जलता है फ्लेमिंग में, उस जगह में हम स्टेरिलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं इंसरेशन। इसका यूज है कंटामिनेटेड क्लॉथ, जो कंटामिनेटेड क्लॉथ रहता है उसको स्टेरिलाइजेशन करते हैं, पैथोलॉजिकल मेट को स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और एनिमल पैथोलॉजिकल मेट को करते हैं और कंटामिनेटेड क्लॉथ को करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका आगे पढ़े कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, उसका मेथड क्या है, कौन सा मेथड है, फिजिकल है केमिकल है। तो हमने आज देखा फिजिकल मेथड, हम केमिकल मेथड फिर आगे पढ़ेंगे। तो हमने फिजिकल मेथड में पढ़ा, सनलाइट हो गया, ड्राई हीट हो गया, ड्राई हीट के अंदर आ गया हमारा फ्लेमिंग इंसरेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉट एयर ओवन, आगे जाएंगे हॉट एयर ओवन क्या होता है, वो भी आता है हमारा हीट के अंदर, यानी कि फिजिकल मेथड के अंदर आता है हॉट एयर ओवन। तो हम आगे जानते हैं हॉट एयर ओवन। आप लोग ध्यान से पढ़िए, सारा चीज समझ आएगा, अब बकाइए नहीं, आराम से स्किप मत कीजिए, वीडियो स्किप कीजिएगा तब तो समझ नहीं आएगा। तो हमारे साथ चलिए अब जानते हैं हॉट एयर ओवन। जानते हैं हम हॉट एयर ओवन के बारे में कि क्या होता है। ये भी आता है हीट ड्राइव, जो हीट स्टेरिलाइजेशन होता है उसी के अंदर आता है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। हॉट एयर हॉट एयर ओवन आर इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, यानी कि जो हॉट एयर ओवन है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल होता है, जो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल होता है। क्या है, हॉट एयर एक ओवन है जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो कंट्रोल होता है थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल होता है। और इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। इसको बहुत जगह में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्राई हीट के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, ड्राई हीट के लिए। उसके बाद जो ये इसमें एक फैन लगा होता है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, डालेंगे, उसमें देखिएगा इसमें एक फैन लगा होता है। हॉट एयर ओवन का फोटो डालेंगे, दिखेगा इस साइड में आपको, उसमें हॉट एयर का दिखेगा एक फैन लगा होता है बीच में, जो कि उस जो फैन होता है वो सर्कुलेट करता है, उसका एयर को सर्कुलेट करता है पूरा हॉट एयर ओवन में, और उसको हीट करता है, हीट प्रोवाइड करता है। A built-in fan inside the help circulate air in the oven so that material are इवनली हीटेड, यानी कि जितने भी सारे फैन लगा होता है जो हीट को सर्कुलेट करता है पूरा हॉट एयर ओवन अंदर में, उसके बाद जो कि मटेरियल को स्टरलाइज करता है अच्छी तरीके से, हीट
हीटेड थ्रू यानी कि हीट के थ्रू। अब हम जानते हैं कि हम कितना देर स्टरलाइज करेंगे। हमने तो बहुत सारे स्टूडेंट कराता है कि हाँ डाल दिए, 1 घंटा के लिए भी रख दिए, 2 घंटा के लिए रख दिए, हमारा जो ग्लास ट्यूब है उसी के अंदर पिघल गया। इस तरह से होता है। तो हम कितना देर रखेंगे हॉट एयर ओवन में अपना मटेरियल्स को, सब कितना देर रखेंगे वो जानते हैं। कितना टेम्परेचर में रखेंगे, कितना देर के लिए, कितना टेम्परेचर में हम उसको कितना देर के लिए रख सकते हैं, ये जानते हैं। ये जानना जरूरी है। यानी कि बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, रख दिए, भूल गए, काम कर रहे हैं दूसरा, तब तक वो जल गया। इस तरह से होता है। तो ये चीज का काफी ध्यान से लगाना होता है और आप लोग भी ध्यान से कीजिए। जब भी काम कीजिएगा तो ध्यान से कीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका टाइम और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इसका टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम रखेंगे 2 घंटा के लिए। 160 डिग्री है, दो 2 घंटा के लिए रखेंगे हम इसको हॉट एयर ओवन में। उसके बाद 170 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो इसको हम रखेंगे 1 घंटा के लिए। 170 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम 1 घंटा के लिए रखेंगे। और 180 डिग्री में है, तो उसको हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। ये चीज ध्यान रखना होगा। करिए हमारा हॉट एयर ओवन 180 डिग्री में सेल्सियस में है, तो उसको हम 30 मिनट के लिए रखेंगे, यानी कि आधा घंटा के लिए रखेंगे। और 170 डिग्री में है, तो उसको हम 1 घंटा के लिए रखेंगे। हम ये देखेंगे कि वहाँ जो हॉट एयर ओवन होता है उसको हम, उसमें कितना डिग्री सेल्सियस में है वो, उसको देखेंगे। और 160 डिग्री सेल्सियस में है, उसको 2 घंटा के लिए। अगर हमको बाई चांस कभी कभी होता है कि हमको जल्दी हीट करना है, जल्दी स्टरलाइज करना है और काम करना है वहां से निकाल के, तो उस टाइम पे हम 180 डिग्री में देखे लगाएंगे, उसके 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद वहां से निकाल लेंगे। अगर ज्यादा देरी 30 मिनट से ज्यादा होता है तो वो जलने का चांसेस रहता है, पिघल जाता है। जो प्लास्टिक वेयर्स रहता है, ग्लास वेयर्स रहता है, प्लास्टिक वेयर्स रहता है, वो सब। उसके बाद हम जानते हैं इसका यूज क्या स्टरलाइज करते हैं हम हॉट एयर ओवन में, कैसे स्टरलाइज करते हैं। तो ग्लास वेयर हो गया, सिरिंज हो गया, पेट्री डिश हो गया, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, पेट्री डिश। अगर हम पेट्री डिश इसमें हम स्टरलाइज कर रहे हैं, दे दिए 180 डिग्री में स्टरलाइजेशन के लिए रख दिए और हम भूल गए, और मेरा यहाँ 40 मिनट हो गया, उस टाइम पे वो खराब हो जाता है। जो पेट्री डिश होता है वो खराब हो जाता है, पिघल जाता है। उसके बाद सिरिंज, ग्लासवेयर हम स्टरलाइज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में। अब हम आगे जानते हैं कि मॉइस्ट हीट क्या होता है। मॉइस्ट हीट भी एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें कैसे होता है? जो मॉइस्ट हीट है, मॉइस्ट हीट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय denaturation and coagulation of proteins below 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मॉइस्ट हीट जो हीट है वो अंडर बिलो यानी कि 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। डिनेचरेशन यानी कि वो खत्म करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मॉइस्ट मॉइस्ट हीट। अरे इसी के अंदर आता है, मॉइस्ट हीट के अंदर आता है पैचुरेशन। पास्चुरेशन उसके अंदर क्या आता है? होल्डर मेथड होता है और फ्लैश मेथड होता है। जो कि होल्डर मेथड है 60 डिग्री सेल्सियस, उसको हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। 60 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो हम उसको 30 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद 72 डिग्री है फ्लैश मेथड में। फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, देन क्विकली कूलिंग एट 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम इसको 72 डिग्री सेल्सियस में स्टरलाइजेशन कर रहे हैं 20 मिनट के लिए, तो उसको क्विकली यानी कि तुरंत इसको कूलिंग करना पड़ता है 18 डिग्री सेल्सियस में, जल्दी से। उसके बाद होता है इंस्पायरेशन, यानी कि क्या है, इसी के अंदर आता है मॉइस्ट हीट के अंदर ही इंस्पायरेशन। इसको हम 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर, यानी कि 80 से 85 डिग्री सेल्सियस में रहता है, तो उसको हम आधा घंटा के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं डेली ऑन 3 कंसेक्टिव डेज। यानी कि इसको 3 दिन के लिए डेली करते हैं, 3 दिन तक कंटिन्यू 3 डेज। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंस्पायरेटर। उसके बाद आता है सीरम। और इसका यूज कहाँ होता है इंस्पायरेशन का? सीरम और एग मीडिया, यानी कि एग मीडिया भी आप जानते होंगे माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है। सीरम मीडिया भी यूज होता है, ब्रोथ बनाते हैं सीरम में, पेशेंट का सीरम से। एग मीडिया होता है। उसके बाद स्टरलाइज सीरम मीडिया, स्टराइल फॉर दिस मीडिया मेथड, यानी कि इसमें इस मेथड में हम ये स्टरलाइज करते हैं एग मीडिया को, सीरम मीडिया को स्टरलाइजेशन करते हैं इस मेथड में, एस्पायरेशन मेथड में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हम हॉट एयर ओवन जो बताएं उसमें हम फिगर इस साइड में दे देंगे, उसको आप समझिएगा कि कैसे होता है। उसमें फैन लगा होता है, सर्कुलेट करता है वो पूरी तरह से, और हीट करता है पूरा, जिसके हीट के थ्रू ही वो जो होता है स्टरलाइज करता है इक्विपमेंट्स को, यानी कि मटेरियल्स को, जो भी हम रखते हैं उसमें, जैसे कि पेट्री डिश रखें, सिरिंज रखें, ग्लास वेयर रखें, तो उसमें स्टरलाइज करता है हीट के थ्रू। तो हम आगे जानते हैं कि एट यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस में स्टरलाइजेशन होता है उसको जानते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस, उस 100 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या स्टरलाइजेशन करते हैं, उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले आता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें आता है बॉइलिंग।
बॉइलिंग के थ्रू, वाटर बॉइलिंग के थ्रू कैसे हम स्टरलाइजेशन करते हैं उसको जानते हैं। तो हम देखते हैं बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स, यानी कि जो बॉइलिंग वाटर है उसको 10 मिनट्स के लिए हम लोग बॉइलिंग करेंगे। जो बॉइलिंग वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद स्टरलाइजेशन में भी प्रमोटेड बाय एडिशन ऑफ 2% ऑफ सोडियम कार्बोनेट द वाटर। उसके बाद हम लोग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए किए। उसके बाद उसमें हम लोग ऐड करेंगे 2% सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, वाटर में डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। पहले तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल किए 10 मिनट के लिए। उसके बाद देन हम लोग इसमें डालेंगे 2% ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हम लोग कार्बोनेट डालते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें यूज क्या क्या होता है, मतलब क्या चीज हमें इसका यूज क्या है, इसका यूज के बारे में। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें स्टरलाइज करते हैं, जैसे सीजर हो गया और फोर्सेप हो गया, इस टाइप का हम लोग इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद जिसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं वाटर में 2%। उसके बाद हम आता है टेंडलसन, यानी जो टेंडलसन है वो जोन्स टेंडलसन जो है, जोन्स टेंडलसन उसके नाम से, यानी कि एक वैज्ञानिक था उसके नाम से ये टेंडलसन आया है। इसमें होता है कि स्टीम के द्वारा, यानी कि जो भाप होता है, कुकर की तरह भाप होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स ऑन 3 डेज, यानी कि 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 3 दिन के लिए इसमें करते हैं, 20 मिनट कर देंगे और उसके 3 दिन के लिए छोड़ देंगे 100 डिग्री सेल्सियस में। कील ऑल वेजिटेटिव फॉर्म एंड इन द इंटरवल बिटवीन द हीटिंग, यानी कि जो 3 दिन के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 20 मिनट हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में किए, 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, हम लोग इसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के छोड़ेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो इंटरवल टाइम हुआ उसमें हीटिंग के थ्रू कील होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसमें प्रेजेंट रहता है। द रिमेनिंग स्पोर्स germinate into vegetative form which are killing on subsequent heating, यानी कि जो उसमें प्रेजेंट रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद इसका यूज हम देखते हैं कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इसका यूज होता है कि सीरम, एग, सीरम और शुगर कंटेनिंग मीडिया में, जो कि शुगर कंटेनिंग मीडिया होता है, सीरम कंटेनिंग मीडिया होता है, एग मीडिया होता है, पता ही है। तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं उसको स्टरलाइजेशन के लिए। अब आता है हमारा ऑटोक्लेव, यानी कि जो एबव, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से एबव रहता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में आप लोग सुना होगा कि ऑटोक्लेव कैसे करता है, कैसे रहता है, तो देखे होंगे आप लोग, लैब में काम किए होंगे। तो जानते हैं इसमें कैसे हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं। तो पहले देखते हैं स्टीम एबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एबव बोल रहा है जब बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट, यानी कि जो ये ड्राई हीट होता है स्टीम के थ्रू होता है। स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से एबव रहता है, तो ये बेटर किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट, ड्राई हीट से बेटर किलिंग करता है इसमें हॉट एयर ओवन में, उसमें उससे बेटर है हॉट एयर, मतलब ऑटो किलिंग हॉट एयर ओवन से बेटर किलिंग, यहाँ बोल रहा है बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट। ड्राई हीट में हमला आता है हॉट एयर ओवन। उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन मेथड, यानी कि मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमैनिटी यूज, यानी कि ये मोस्ट कॉमन यूज है स्टरलाइजेशन में। मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है किसके लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीजर हो गया हमारा, जो कि हम सर्जिकल में यूज करते हैं, सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट हम इसमें स्टरलाइज करते हैं हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में, जो कि ह्यूमिडिटी यूज होता है। तो हम आगे जानेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर फिल्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के बारे में देख रहे थे, तो ऑटोक्लेव का मैकेनिज्म जानते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो इसका जानते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। सैचुरेट स्टीम कैन पेनिट्रेट प्रोसेस मटेरियल इजीली, यानी कि जो स्टीम है, सैचुरेट स्टीम है, वो पेनिट्रेट होता है मटेरियल में, उसके बाद उसको जाके स्टरलाइज करता है। देन उसके बाद वाटर बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जो ऑटोक्लेव के अंदर में स्टीम वेपर प्रेशर होता है, स्टीम का वेपर प्रेशर होता है सराउंडिंग, यानी पूरा उसमें अंदर घूमता है, एटमॉस्फेयर बना देता है ऑटोक्लेव के अंदर। उसके बाद व्हेन एटमॉस्फेयर फेयर प्रेशर राइज द बॉइलिंग टेम्परेचर इज आल्सो राइज, यानी कि जो धीरे धीरे जो उसका प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का राइज होने, यानी कि बढ़ने लगता है टेम्परेचर। बॉइलिंग होती, जैसे जैसे बॉइलिंग ज्यादा होते रहता है तो टेम्परेचर बढ़ते रहता है वेपर का, एटमॉस्फेयर का। प्रेशर इंक्रीज इनसाइड क्लोज वेसल
टेम्परेचर इंक्रीज एंड सैचुरेट स्ट्रीम हैज बेटर पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि वेपर का स्टीम का जो वेपर है वो अंदर में इंक्रीज होता है, वैसे वैसे मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होता है और बेटर पेनिट्रेट होता है, जिससे अच्छी तरह से स्टरलाइज होता है ऑटोक्लेव में। उसके बाद हम जानते हैं when stream come into contact with the cool surface is condensed into water and kill the microbes present, यानी कि जितने सारे उसके अंदर में पेनिट्रेट होता है और पेनिट्रेट होने के बाद जिसके माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करता है मटेरियल में, यानी कि वाटर के थ्रू इसने वेपर बनाया, वेपर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ मटेरियल में पेनिट्रेट हुआ, उसके बाद जितने सारे माइक्रोब्स होता है उसको किल कर देता है। उसके बाद इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कल्चर मीडिया में, रबर मटेरियल को स्टरलाइज करने में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन के लिए। अब इसका जानते हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है, 121 यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और चेम्बर इसका जो चेम्बर प्रेशर होता है 15 एलबी होता है, पीएसआई 15 एलबीएस होता है। उसके बाद होल्डिंग टाइम है वो 15 मिनट, यानी कि इसका हम 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए हम इसमें ऑटोक्लेव में रखते हैं मटेरियल्स को स्टरलाइजेशन के लिए। इसका टेम्परेचर कितना होता है 21। कुछ ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑटोक्लेव का क्या यूज है, उसका प्रेशर क्या होता है, एलबीएस क्या होता है, चेम्बर प्रेशर क्या होता है, इसको कितने देर के लिए करते हैं, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो हम आगे जानते हैं क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। ऑटोक्लेव को हम किस किस मटेरियल को हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, एंड देन रबर होता है, रबर मटेरियल होता है, उसको भी स्टरलाइजेशन करते हैं ऑटोक्लेव में। उसके बाद हम जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, दिस मटेरियल ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस व्हिच गेट डैमेज बाय हीट प्रोसेस, यानी कि जिसमें हमने ऑटोक्लेव में डाला फिल्ट्रेशन, उसमें हम लोग जब भी ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करते हैं तो उसमें हम ऊपर से कवर करते हैं, पेपर से कवर करते हैं पच्ची तरह से, कि जो उसमें वो हीट लेवल होता है इसकी वजह से वो डैमेज ना करे मटेरियल को, इसके लिए। तो उसमें हम लोग सेरा, एंटीबायोटिक इस सबको हम उसमें डैमेज ना हो इसीलिए उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन का भी टाइप होता है, फिल्ट्रेशन का भी टाइप होता है कैंडल फिल्टर, उसके बाद स्टेंट्रेट ग्लास फिल्टर, उसके बाद मेमर फिल्टर। जो कैंडल फिल्टर होता है उसमें इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग वाटर में उसका यूज करते हैं, उस फिल्टर का यूज करते हैं। उसके बाद सैनिटरी ग्लास फिल्टर, उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टरेशन करने के लिए, यानी कि स्टाइल करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देखिए वीडियो को, इसकी मत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। आप पहले माइंडसेट बना के रखिएगा कि हमको नहीं आता है, नहीं पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाइएगा अच्छा से। आप लोग को ध्यान से पढ़िए कि हाँ हमको जानना है, इसके बारे में सीखने, जिज्ञासा रखिए कि हमको सीखना है, अपने अंदर डेवलप कीजिए कि हाँ हमको अपने आप को बढ़ाना है, यानी कि अपने आप को बढ़ाना है, उस लेवल तक पहुंचाना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि एक बार देख लिया वीडियो समझ में आ गया, एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। आप उसको कोई कोई स्टूडेंट एक बार पढ़ रहा है तो समझ में आ जा रहा है, एक बार पढ़ रहा है यानी कि 1 घंटा पढ़ रहा है उसको समझ में आ जा रहा है। आप वही चीज को 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उसको उसके जो 1 घंटा में पढ़ रहा है उसके तक पहुंचने के लिए आपको तो 2 घंटा मेहनत करना होगा। वही चीज को पढ़ेगा आपको 2 घंटा में समझ में आ रहा है तो आपको 2 घंटा समय देना होगा उसके लिए। इसी तरह से पढ़िएगा उसके लेवल तक। जो स्टूडेंट एक बार पढ़ के 1 घंटा पढ़ पास हो जा रहा है और आपको 2 घंटा लग रहा है, आपको 2 घंटा देना ही होगा। यानी कि सबका एक जैसा माइंड सेट नहीं होता, यानी कि माइंड का जो सोचने समझने का होता है वो एक जैसा नहीं होता है सबका, सब अलग अलग होता है। तो आपको उतना मेहनत करना होगा कि कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट से समझता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान से पढ़िए तो समझ में आएगा। टाइम दीजिए, जितना टाइम दीजिए अपने तरफ से आप 100% दीजिए पढ़ने में, तो रिजल्ट का टेंशन नहीं लीजिए। अपने तरफ से जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम हो, चाहे कहीं भी कुछ भी काम करो, उसमें आप 100% दे रहे हैं तो आप रिजल्ट 100% ऑटोमेटिक ही आएगा। अब रिजल्ट का मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। आप जहां भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ ही रहे हैं तो उसमें आप 100% दीजिए। उसके बाद 100% देने के बाद रिजल्ट का टेंशन लेकिन ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका 100% आएगा। उसका तो सोचिए मत, आप मेहनत कीजिए अपने तरफ से। उसके बाद रिजल्ट का सोचिए अपने तरफ। जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा पढ़ रहा है, जो तुम पढ़ रहे हो उसको आपने 100% दो, काहे नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा।
तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हमारे साथ इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए। सीखना है, अपने आप को डेवलप कीजिए। सीरीज़ अपने आप को डेवलप कीजिए, किसी के लिए नहीं पढ़िए, अपने लिए पढ़िए कि हम कितना अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितना जान सकते हैं, कितना हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके लिए पढ़िए, ना कि हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़िए। एग्ज़ाम पास कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा-सा एग्ज़ाम, 1 दिन का एग्ज़ाम, कॉलेज का एग्ज़ाम पास हो गया। जब सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल में एग्ज़ाम, उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, उसमें आपको कम्पीट करना होगा। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हम काश उस टाइम पे पढ़ लेते तो आज हम कम्पीट कर सकते थे ये एग्ज़ाम को। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा, उतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको वो मोटिवेट वीडियो डालते बताते रहेंगे, क्या-क्या है सिलेबस में, सब एक-एक करके बताते जाएँगे। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, हमने तो पढ़ लिया था फिज़िकल मेथड, अब इसका केमिकल मेथड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो धन्यवाद, इसी तरह हमें सप